देखिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आप लोगों को बता दिया गया है कि मोमेंटम का मतलब होता है, मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। You know it very well that momentum is equals to mass into velocity। बट यहाँ पे कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? किसी भी लॉ में आप कंजर्वेशन पढ़ोगे तो इसका मतलब होगा कि उस चीज को हम कंजर्व कर सकते हैं, उस चीज को ना तो हम कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में आप लोगों ने पढ़ा था कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहां पर क्या पढ़ोगे आप? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। नो, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे इसका मतलब ये है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि किसी दो चीज के स्ट्राइक होने के पहले मोमेंटम जो था और बाद होने का जो मोमेंटम है, दोनों का मोमेंटम सेम है। इसका मतलब ये है, ये कंजर्वेशन मोमेंटम को एक स्टेटमेंट बताता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, हाँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं दोबारा से इस लॉ का नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द लॉ, व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स विद another body, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, मैं बुक की लैंग्वेज आपको बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। When a body collide with another body, then the momentum before collision and momentum after collision remain constant या फिर remain same, ठीक है। कोलिजन से पहले का मोमेंटम एंड कोलिजन के बाद का मोमेंटम, दोनों के मोमेंटम सेम रहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा, अगर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था, वो मूव कर रहा है, मैं इधर बनाता हूं इसको। एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट है वो भी चल रहा है एक डायरेक्शन में, और बी ऑब्जेक्ट है वो भी चल रहा है एक डायरेक्शन में। मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास है m2, ठीक है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, ठीक है। क्या होता है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं अभी ये चल रहे हैं आपस, मतलब एक दोनों स्पीड से चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है पीछे वाला, इस आगे वाले ऑब्जेक्ट को आके टकराता है, टक्कर मारता है, ठीक है। वो तो बैक तो होगा ही, एक मिनट बताता हूं मैं आपको, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लगेगा ही। बट यहां पर इस बी ऑब्जेक्ट को ए ऑब्जेक्ट ने धक्का मारा, मतलब टकरा गए, कोलिजन हो गया। हाँ, इसको बोलेंगे हम लोग, अभी सुन लीजिए पहले तब उसके बाद बीच में बोलना, ठीक है। इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग कोलिजन। क्या बोलेंगे? कोलिजन, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा। ओके, कोलिजन हुआ ये। कोलिजन के बाद में मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट बी है वो भी, मतलब ये नहीं कि चिपक ही गए एक दूसरे से आकर, ऐसा नहीं है कि मतलब फिर बी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए और फिर दोबारा से चलने लगे, दोबारा से ये चलने लगे, ठीक है ना। मतलब टकराए, टकराने के बाद ए थोड़ा आगे हो गया और बी थोड़ा चलने लगा पीछे को, पीछे पीछे, ठीक है ना। आपने से कोई चीज जा रही है, आपने धक्का मारा तो वो एक टाइम के बाद तो चिपका या टक्कर मारा, फिर वो आगे आगे वो अलग अलग हो गया, इस तरीके से। हाँ, चेंज तो होगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे, अब हम वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। वेलोसिटी क्या है? अभी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मास था m1, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मास था m2, ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v2। मैंने यहाँ पे ये तीन बॉक्सेस बनाए हैं। इन तीनों बॉक्सेस बनाने का मतलब क्या है? ठीक है, टकराव से पहले, टकराव के बाद और टकराव के समय, ठीक है ना।
तो मतलब इसको बोलेंगे, सिंपल भाषा में बोलेंगे हम लोग, बोलो, बिफोर कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, इतना आप लोग पहले नोट करेंगे। व्हेन अ बॉडी कोलाइड विद अनदर बॉडी, देन द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ए जो था वो चल रहा था एक वेलोसिटी के साथ में, और बी जो था वो अपनी खुद की वेलोसिटी के साथ में चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी थी उनकी। जब वो टकराते हैं आपस में, तो ए बी आपस में टकरा जाते हैं कोलिजन के टाइम पे, और बाद में उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम रिमेन्स द सेम। हमें ये समझाना है इनको, ठीक है। तो इसको कैसे समझाएंगे, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब यहां पे चल रहा है ना, ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो फोर्स लग रहा है अल्टीमेट आपस में एक दूसरे के ऊपर, वो फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर बॉडीज लगा रही है। देखो, अब आपको मैंने थर्ड लॉ के हिसाब से बताया हुआ है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, हाँ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर अगर ए जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो यहां पे कोलिजन के बाद में कौन किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन वो ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? ऑपोजिट फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि यहां पर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, यहां पर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। इज दैट क्लियर? तो आप लोग एक बात को ध्यान से समझना जरा पहले, कि पहले आप लोग एक चीज लिख लीजिए, इनिशियल मोमेंटम लिख लीजिए पहले, कैसे निकालोगे? हाँ, अभी तो ऊपर लिखवाया मोमेंटम का फॉर्मूला m1u1, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑफ बॉडी ए लिख दो, चलो m1u1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी टू, बॉडी बी, m2u2, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, m1v2, ठीक है। बेटा ये m2v2 ही तो है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, क्या करेंगे हम लोग? पहली वाली बॉडी का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। अब देखो, जो बॉडी ए से बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, वो फोर्स कैसे निकालोगे आप लोग? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ठीक है ना। बॉडी है, बताइए कैसे निकालोगे? इट विल बी m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टाइम। क्लियर है? क्योंकि यही तो होता है ना फॉर्मूला मोमेंटम का, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का, ठीक है। एंड जो बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा वो नेगेटिव फोर्स होगा। नेगेटिव मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसलिए वो नेगेटिव फोर्स होगा, उसको हम माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ, हाँ जी, और बॉडी बी, तो ये आएगा m2v2 माइनस
M2V1। ठीक है, अब यहाँ पे आप सीखोगे सिंस अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं ये बराबर तो होंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे। ये दोनों फोर्स बराबर तो होंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे, तो इन दोनों को मैं बराबर रख देता हूं। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला निकाला है बी ए बी क्या है, M1V1 माइनस M1U1 डिवाइड बाई टी इज इक्वल्स टू M2V2 माइनस M2U2 डिवाइडेड बाई टी। अब टाइम दोनों में सेम लग रहा है इसलिए टाइम को मैं कट कर देता हूं और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1V1 माइनस M1U1 इज इक्वल्स टू M2V2 माइनस M2U2। अब मैं क्या करूंगा ना, इस U वालों को एक तरफ ले जाता हूं, ठीक है, क्लियर है, और V वालों को एक तरफ, तो क्या आएगा, एक मिनट यहाँ पे माइनस था, सॉरी, हाँ इधर माइनस था, सॉरी, इट वाज माइनस, मैंने गलत कर दिया, ये बाहर माइनस होगा तो ये अंदर के साइन चेंज कर देगा, इसलिए कुछ गड़बड़ लग रही थी। ठीक है, ठीक है, ना आप लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, मतलब कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M1U1 प्लस M2U2। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, टोटल इनिशियल मोमेंटम। क्या बोलेंगे इसको हम, टोटल, क्योंकि इसमें दोनों में यू यू आ रहा है ना, यू मीन्स इनिशियल, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, इसको क्या बोल दोगे आप लोग, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। हैंस हमारे को क्या पता चल गया कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम है। इसका मतलब ये लॉ एकदम सही कहता है। और ये लॉ क्या कहता है, जो बुक की लैंग्वेज है मैं आपको वो लिख के दे रहा हूं यहां पे, कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, conservation of momentum, the total momentum of a system या फिर बॉडी बोल सकते हो सिस्टम की जगह पे, बॉडी remains constant if no net external unbalanced force acts on the body. Is that clear? ठीक है, दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है अगर आपका फोर्स जीरो है। फोर्स क्या है आपका, जीरो। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, जितना फोर्स उसने लगाया उतना फोर्स उसने लगा दिया, तो अल्टीमेटली नेट फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, तो ये आपका था काम, इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और समझ लेंगे। ओके।